नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाइएगा कि ये चैप्टर, ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। इसमें शब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। इस पाठ का उद्देश्य, इस कविता का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स, अर्थात इस कविता को पढ़ने के बाद या इन रुबाइयों को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान पाएंगे। सबसे पहले वात्सल्य रस का ज्ञान आपको होगा। वात्सल्य रस क्या है मैं बता देता हूँ आपको। जब किसी शिशु को देखकर आपके मन में कुछ भाव उमड़ता है, उसके प्रति स्नेह जागृत होता है, उसे हम लोग वात्सल्य रस कहते हैं। देशज और उर्दू के शब्दों का ज्ञान। देशज अर्थात आंचलिक शब्द, रीजनल वर्ड्स, और उर्दू के शब्दों का ज्ञान आपको होगा। कविता रचना शैली का ज्ञान होगा, अर्थात रुबाइयों में कविता कैसे लिखी जाती है इसका आपको ज्ञान होगा। बिंबों एवं अलंकारों का ज्ञान। ये बिंब क्या है? बिंब अर्थात इमेजेस। जब आप कोई कविता सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में जो इमेज रिफ्लेक्ट होता है उसे ही हम लोग कहते हैं बिंब। तो इस कविता को पढ़ने में हम लोगों को बहुत सारे बिंबों का ज्ञान होगा, अलंकारों का ज्ञान होगा, और सबसे बड़ी बात है रुबाई छंद का ज्ञान हम लोगों को प्राप्त होगा। हम लोगों ने दोहे के बारे में पढ़ा है, सोरठा, चौपाई, कवित, इन सब छंदों के बारे में तो पढ़ा ही है। इसमें हम लोग रुबाई छंद का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं। इनका मूल नाम है रघुपति सहाय। जी हाँ, लेकिन इनका पेन नेम फिराक गोरखपुरी है। ये गोरखपुर के रहने वाले थे, इसीलिए इन्होंने अपना नाम फिराक गोरखपुरी रख लिया, जबकि इनका असली नाम, वास्तविक नाम रघुपति सहाय है। इनका जन्म 1896 में गोरखपुर में हुआ और इनका निधन 1983 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही हुआ। इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। आप इस वीडियो को पॉज करके फिराक गोरखपुरी की डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम लोग रुबाई छंद की व्याख्या पर विचार करेंगे। रुबाई क्या है? रुबाई एक छंद है, एक मीटर है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। जी हाँ, एक रुबाई में 4 पंक्तियां होती हैं, जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक या काफिया मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, खड़ी भरी, पहली में राइमिंग, दूसरी में राइमिंग और चौथी हंसी। इसमें आपको तुक, काफिया, लय, राइमिंग मिलेगा, लेकिन जो तीसरी पंक्ति होती है वो स्वच्छंद होती है। तो रुबाई छंद की व्याख्या में हम लोगों ने देखा कि रुबाई छंद उर्दू या फारसी की कविता लेखन की एक शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, पहली, दूसरी और चौथी में तुक होता है और तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। पहली रुबाई कुछ इस प्रकार है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब यहाँ पर देखिए, एक माँ अपने शिशु को आंगन में लिए खड़ी है और अपने शिशु को वो चांद का टुकड़ा मानती है, अर्थात चांद सा खूबसूरत मानती है। वो अपने बच्चे के साथ खेलती है, उसे हाथों पे झुलाती है, उसे अपने गोद में भरती है और रह रह कर हवा में लोका देती है, अर्थात हवा में उछाल देती है। और जब बच्चा हवा में उछलता है तो उस बच्चे की खिलखिलाहट से पूरा आंगन गूंज उठता है। यहाँ पर काव्य सौंदर्य की बात करें तो रुबाई शैली का प्रयोग किया गया है। चांद के टुकड़े मुहावरे का प्रयोग किया गया है। रह रह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अर्थात एक ही शब्द जब
एक बार और आ जाता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है और बिंबों का प्रयोग अर्थात इमेजेस का प्रयोग किया गया है। कैसे? जब आप इस कविता की इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में एक चित्र उभरता है, एक माँ का, एक शिशु का, बच्चे की खिलखिलाहट का। तो बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा है तो ये श्रव्य बिंब हो गया। आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि एक माँ अपने बच्चे को गोद में रखे हुए है, तो ये दृश्य बिंब हो गया। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेशुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। देखिए, एक माँ जब अपने शिशु को साफ जल से, निर्मल जल से नहलाती है, उसे अपने उसके उलझे हुए बालों को कंघी से सुलझाती है, तो बच्चा बड़े प्यार से अपनी माँ को देखता है और माँ घुटनियों में, अर्थात बच्चा छोटा है, वो अपने वजन पर खड़ा नहीं रह सकता, इसीलिए माँ घुटने पर सुलाकर उसे कपड़े पहनाती है। और ये दृश्य देखने से ऐसा लगता है कि वात्सल्य रस का मूर्त रूप उपस्थित हो रहा हो। वात्सल्य रस हम लोगों ने पहले ही इस पर डिस्कशन किया। जब किसी शिशु को देखकर किसी के मन में उसके प्रति स्नेह भावना जागृत हो जाती है तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। काव्य सौंदर्य की बात करें तो निर्मल जल ला वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार। रुबाई शैली का तो प्रयोग किया ही गया है। छलके छलके अर्थात एक ही शब्द की आवृत्ति और एक बार हो गई है तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बिंबों का प्रयोग, इसमें दृश्य बिंब है कि एक माँ किस तरीके से अपने बच्चे को नहलाती है, कपड़े पहनाती है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब देखिए, दिवाली की शाम है और दिवाली के समय सभी लोग अपने घरों की सफ़ेदी करते हैं, अपने घरों की रंगाई पुताई का काम करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर साफ सुथरा रहेगा तो लक्ष्मी देवी का आगमन होगा। उस दिन चीनी के खिलौने अर्थात उसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि चीनी को पिघलाकर, जिसे चाशनी कहते हैं, उसे एक लकड़ी के सांचे में डाल दिया जाता है और तुरंत उसे फिर पानी में डाल दिया जाता है। तो सांचे में जिस खिलौने की आकृति रहती है वह मिठाई उसी आकृति का बन जाता है, उसे कहते हैं चीनी के खिलौने। और दीपावली में चीनी के खिलौने, जिसमें बतासा भी शामिल होता है, और धान के लावे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, और जब माता दीपावली के दिन सजती धजती है, श्रृंगार करती है, तो वो बहुत ही सुंदर लगती है और उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है जब वो बच्चे के घरौंदे में दिए जलाती है। बच्चे के घरौंदे में दिए जलाने का आशय यह हुआ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में दीपावली के शुभ अवसर पर एक छोटा सा घर बनाया जाता है जिसे घरौंदा कहते हैं, और उस घरौंदे में भी माताएं दीप जलाती हैं और उस दीप के प्रकाश से माता का चेहरा बिल्कुल चमकता दिखाई देता है, ओजवान दिखाई देता है। माता के चेहरे में तेज आ जाता है और उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अगर हम लोग यहाँ पर काव्य सौंदर्य पर ध्यान दें तो सरल और आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। सरल अर्थात इजी और आंचलिक अर्थात देशज या रीजनल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है। रुबाई शैली का तो प्रयोग है ही। दिवाली का मनोरम वर्णन किया गया है कि दिवाली की संध्या का दृश्य कितना ही सुंदर होता है। बिंबों का प्रयोग किया गया है, इसमें दृश्य बिंब है क्योंकि हम लोग ये अनुमान लगाते हैं, अपने दिमाग में ये विजुअलाइज करते हैं कि एक माता जब सज धज कर अपने बच्चे के घरौंदे में दिए जलाती होगी तो कितनी सुंदर लगती होगी। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। बच्चा
या कोई शिशु जिद्दी होता है, जिसे हम लोग बालहट कहते हैं। बालहट के कारण बच्चा किसी भी चीज़ की जिद करता है और जब तक वह चीज़ उसे मिल ना जाए वो रोता रहता है और माता को तंग करता रहता है। तो माता के पास भी अपने बेटे के जिद को पूरी करने के लिए कुछ उपाय है, कुछ सुझाव है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, अर्थात एक माता का शिशु आंगन में ठुनक रहा है, रो रहा है, जिद पर अड़ गया है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे ललचाया है, अर्थात उसे चांद बहुत अच्छा लगने लगा है और वो चांद की मांग कर रहा है अपनी माँ से। तो उसकी माँ भी अपने बेटे की जिद को पूरी करने के लिए उसके हाथ में दर्पण दे देती है और कहती है कि देख, आईने में चांद उतर आया है। यहाँ पर आईने में चांद उतर आया है दो तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। पहले आईने में चांद का रिफ्लेक्शन दिखाया जा रहा है और माता बच्चे की जिद को पूरी कर रही है कि ये लो चांद आ गया है, और फिर माता अपने ही बेटे की प्रतिबिंब आईने में अपने बेटे को दिखाती है और कहती है देख, ये भी किसी चांद से कम नहीं है, वास्तव में यही तो चांद है। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम लोग काव्य सौंदर्य पर विचार करेंगे तो यहाँ भी सरल और आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पय, है, जिदियाया है, ये सब तो आंचलिक शब्द हैं। रुबाई शैली का प्रयोग तो कंपल्सरली ही है। आईने में चांद मुहावरे का प्रयोग किया गया है। आईने में चांद उतर आया है मतलब चांद सी सुंदरता एक आईने में ही है। संगीतात्मक भाषा का प्रयोग है। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की ओर। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के बांधती है चमकती राखी। अब देखिए, भाई बहन का प्यार जो होता है वो इस दुनिया में अद्वितीय होता है, और एक बहन अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है, ताकि वो अपने भाई को सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से मुक्त रख सके। दूसरी तरफ भाई भी अपनी बहन को ये वचन देता है कि तुमने मेरी रक्षा के लिए मुझे रक्षा सूत्र या राखी बांधा है, तो मैं भी ये तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। इसीलिए रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली अर्थात उस भाई की बहन सज धज जाती है और वो इतनी सुंदर लगती है मानो वो रस की पुतली हो। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। अब रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वो सावन मास के आसपास होता है और उस समय आसमान में काली घटा छाई रहती है, बिजली भी चमकती है। इसीलिए कहा गया है कि छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। और आसमान में काले बादल तो मंडरा रहे हैं, लेकिन बिजली का काम कौन कर रहा है? आसमान में जब काले बादल मंडराते हैं, बारिश होती है तो बिजली भी चमकती है, लेकिन यहाँ बिजली चमकने का काम कैसे हो रहा है? राखी बिजली की तरह चमक रही है। अभी के ज़माने में तो हम लोग फैंसी राखी का यूज़ करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जो राखियाँ आती थी उसमें चमकदार प्लास्टिक्स का प्रयोग किया जाता था और वो काफ़ी आकार में बड़ी होती थी और वो बहुत चमकती थी। इसीलिए आकाश में काली घटा तो छाई है, लेकिन बिजली कहाँ चमक रही है? बिजली राखी में चमक रही है और वो चमकती राखी बहन अपने भाई की कलाई में बांध रही है। यहाँ काव्य सौंदर्य की बात करें तो सरल और आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। रुबाई शैली का प्रयोग तो होगा ही होगा। हल्की हल्की एक शब्द की आवृत्ति और एक बार हो गई है, इसीलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बांधती, चमकती, तावर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया है। रुबाइयाँ पाठ से प्रश्नावली, हम लोग कुछ प्रश्नों पर भी विचार करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? शायर ये कहता है कि राखी का जो पर्व होता है वो श्रावण मास के आसपास होता है, आकाश में काली घटा छाई रहती है,
लेकिन अगर बिजली नहीं चमक रही है तो भी कोई समस्या नहीं। बिजली तो राखी के रूप में चमक रही है और रस की पुतली अर्थात बहन जो अपने भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए सज धज कर आई हुई है, वो चमकती हुई राखी जो बिजली की तरह चमक रही है उसे वो अपने भाई की कलाई पर बांधती है। गोदी के चांद और गगन के चांद का क्या रिश्ता है? गोदी का चांद माता का शिशु है और गगन का चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है। लेकिन दोनों में एक रिश्ता है कि गोदी का चांद और गगन का चांद दोनों बहुत ही सुंदर है और दोनों एक आसमान को प्रिय है और एक माता को प्रिय है। सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व की क्या विशेषता है? देखिए, सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व, सावन महीने में ही रक्षाबंधन का पर्व पालित किया जाता है और आकाश में काले बादल होते हैं या बारिश होती है तो बिजली चमकती है। यहाँ पर बिजली चमक तो रही है लेकिन राखी के रूप में, क्योंकि बहन ने चमकती हुई राखी, चमकती हुई प्लास्टिक की राखी अपने भाई के कलाई पर बांधने के लिए मंगवाई है जो चमकती हुई बिजली का काम कर रही है। बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर आपकी क्या राय है? बालहट, अबोधता, बाल सुलभ क्रियाएं, यही कारण है कि एक बच्चा चांद की जिद कर बैठा है। उसे आसमान का चांद बहुत अच्छा लगने लगा है, अपनी माता से कहता है कि अब मुझे चांद चाहिए। इसमें मेरी राय यह है कि ये बाल सुलभ क्रियाएं हैं, बच्चे ऐसा करते हैं और माताएं अपने तरीके से बच्चों के जिद को पूरा करती है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक माता अपने बच्चे की जिद को पूरा करने के लिए दर्पण में ही चांद का रिफ्लेक्शन भी दिखाती है और अपने बेटे का रिफ्लेक्शन भी दिखाती है और कहती है, देख वो तो एक चांद है लेकिन तुम भी किसी चांद से कम नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस पाठ के टेक्स्ट और इस पाठ का संपूर्ण प्रश्नोत्तर चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहाँ ये आपको दोनों उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।